ये हो गया आपका स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टार्ट देखिए। ऐसा है कि आपका यहाँ तक का मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था ना। यहाँ तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और ये था कि आप घर पे आके करेंगे। इसके फंडास हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना बेटा। कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे? तो अब आप देखिए, नेक्स्ट हम उससे आगे अपनी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टारगेट है उसमें हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनका लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनका लीस्ट काउंट, ठीक है ना। और साथ में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है और कब जीरो एरर को ऐड करते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल रीडिंग से जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है। लेकिन अगर आपका जीरो एरर निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो निगेटिव जीरो एरर में ऐड कर देते हैं। जो भी रीडिंग हमारी आती है उस रीडिंग में निगेटिव जीरो एरर अगर इंस्ट्रूमेंट में निगेटिव जीरो एरर है तो ऐड अपने आप ही हो जाएगा। देखिए, जीरो एरर हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बात समझिए। लेकिन अगर निगेटिव जीरो एरर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जीरो एरर ऐड हो जाता है। और पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो माइनस हो जाता है। बात समझ में आई? अभी आपको हम करके डायग्राम से बढ़िया से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टार्टिंग से देखिए, जीरो एरर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है और उसकी वजह से जीरो एरर होता है, ठीक है ना। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। जैसे मान लीजिए ये वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है। वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है, ठीक है ना। तो मेन स्केल पे वर्नियर स्केल स्लाइड करती है, मेन स्केल पे वर्नियर स्केल स्लाइड करती है। हाँ, हाँ, हम 1 बजे तक आएंगे, ठीक है ना। हाँ, नहीं सुन नहीं पाएंगे बेटा इस समय। वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, फ़ोन किया था पहले तो नहीं उठा रहा था, तो अभी कर रहे थे भाई। तो देखिए, ऐसा है कि जीरो एरर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जीरो एरर में क्या होता है, एक मेन स्केल होती है और उसके ऊपर एक वर्नियर स्केल होती है। वर्नियर स्केल को मेन स्केल पे स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। और उससे किसी भी मेजरमेंट को हम करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया कोई बॉल है, कोई स्फेरिकल बॉल है, उसकी मोटाई को नापना है तो वर्नियर स्केल की मदद से हम उसको करते हैं, ठीक है ना। स्क्रू गेज की भी मदद से भी करते हैं। तो जब हम इसको करते हैं तो वर्नियर स्केल का कंस्ट्रक्शन अभी मैं फिगर बना नहीं पा रहा हूँ। उसमें एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, ठीक है। तो अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में एकदम कोइंसाइड करती है, जैसे ये केस देखिए, मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहा है, एक के ऊपर एक नीचे है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, जीरो एरर नहीं होता है, विदाउट जीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई एरर, कुछ भी एरर नहीं है। बात समझ में आ रही ना। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, जैसे इस केस में आप देखिए, वर्नियर स्केल का जीरो इधर है और मेन स्केल का जीरो इधर है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है। और दूसरा आप यहां देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो इधर है और मेन स्केल का जीरो इधर है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं और ऐसा होता है तो निगेटिव जीरो एरर कहते हैं। एक बात आप समझ लीजिए भाई, इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है तो जो भी मेजरमेंट करेंगे वो डिफेक्टिव आएगा ही, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट वर्नियर दो तरह से डिफेक्टिव हो सकता है। आइडियल केस में वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड करना चाहिए आइडियल स्केल में, आइडियल स्टेट में। तो ये पहला वाला केस आपका दिखा रहा है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो जीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो आगे है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, और वर्नियर स्केल का जीरो अगर इधर है मेन स्केल के तो ये निगेटिव जीरो एरर है, ठीक है ना। तो अगर अगर मान लीजिए कि डिफेक्टिव नहीं है तो जो भी रीडिंग आएगी वही एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना।
लेकिन अगर डिफेक्टिव है तो जो भी एक्चुअल रीडिंग आएगी उसमें से 0 एरर को माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? एक एक बात को ध्यान से देखिए। और अगर ये निगेटिव 0 एरर है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यानी निगेटिव 0 एरर में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल रीडिंग से में ऐड कर देते हैं, और पॉजिटिव 0 एरर है तो हम एक्चुअल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ट्रू रीडिंग हमारी आ जाती है। इतनी बात सब लोग समझ गए? इतनी बात सब लोग समझ गए? अभी अब सवाल लगाएंगे तो और भी अच्छे से आप उस बातों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, और सवाल बहुत ईजी आते हैं इस पे बेस्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ 0 एरर फॉर वर्नियर कैलिपर्स। पॉजिटिव 0 एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पॉजिटिव 0 एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे मान लिए कि इस केस में पॉजिटिव 0 एरर है, यानी वर्नियर का 0 जो है मेन स्केल के 0 के राइट में है, ठीक है ना? तो पॉजिटिव 0 एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि कौन सा ठीक इसके कॉन्साइड कर रहा है। 0 0 तो कॉन्साइड नहीं कर रहा है, पहला भी नहीं कॉन्साइड कर रहा है, दूसरा भी नहीं कॉन्साइड कर रहा है, तीसरा भी नहीं, चौथा भी एक जगह, पांचवा ये वाला एकदम कॉन्साइड कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है? एकदम कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना? तो इसमें अगर इस तरीके से अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, तो आप देख लेंगे कौन सा कॉन्साइड कर रहा है। तो पांचवा वर्नियर का मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका पॉजिटिव 0 एरर होगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना? तो इसका पॉजिटिव 0 एरर क्या होगा? 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो जो भी ट्रू रीडिंग आएगी, अभी ट्रू रीडिंग निकालना हम सिखा दे रहे हैं, तो जो भी ट्रू रीडिंग आएगी उसको 5 इंटू लीस्ट काउंट से माइनस कर देंगे। उस रीडिंग में 5 इंटू लीस्ट काउंट माइनस कर देंगे। और लीस्ट काउंट वर्नियर का कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना? और रीडिंग लेना वर्नियर से रीडिंग कैसे लेते हैं ये आपको हम बता दे रहे हैं। अभी सिर्फ आप 0 एरर पे फोकस करिए। 0 एरर मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है। आइडियल केस में दोनों का 0 कॉन्साइड करना चाहिए। अगर कॉन्साइड करता है तो जो भी रीडिंग आप लेंगे वही ट्रू रीडिंग हो जाएगी। अगर कॉन्साइड नहीं करता है, अगर वर्नियर का 0 इधर आ जाता है मेन स्केल के, तो पॉजिटिव 0 एरर, अगर इधर आ जाता है तो नेगेटिव 0 एरर, ठीक है ना? तो जो भी 0 एरर आता है उसको हमेशा क्या करते हैं, एक्चुअल रीडिंग से 0 एरर को माइनस ही करते हैं। लेकिन निगेटिव 0 एरर में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यानी कि निगेटिव 0 एरर जब भी रहेगा इंस्ट्रूमेंट में तो एक्चुअल रीडिंग कर लेंगे। एक्चुअल रीडिंग करना भी हम सिखा दे रहे हैं। एक्चुअल रीडिंग कर लेंगे और प्लस 0 एरर को ऐड कर देंगे, ठीक है ना? और अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो एक्चुअल रीडिंग कर लेंगे, वो भी हम सिखा दे रहे हैं, और माइनस 0 एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हर केस में सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। भाई निगेटिव एरर है तो माइनस में है, और माइनस कर ही रहे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो अब आप देखिए कि 0 एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, 0 एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मान लिया पॉजिटिव 0 एरर है, यानी कि वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पर है और मेन स्केल का 0 यहाँ पे है। तो हम देखते हैं कौन सा कॉन्साइड कर रहा है। ये खाना कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये 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 कर रहा है, पांचवा खाना कॉन्साइड कर रहा है। तो यानी पांचवा इंटू लीस्ट काउंट, इस केस में 0 एरर हो गया। बात समझ में आ गया ना? अब चूंकि पॉजिटिव 0 एरर है तो ट्रू रीडिंग में से माइनस माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही ना बेटा? क्लियर हो रहा है? देखो बेटा एकदम सफाई से देखो, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इस पार्ट के। अच्छा, अब देखिए इस केस में देखिए निगेटिव 0 एरर है। निगेटिव 0 एरर है तो निगेटिव 0 एरर में सबसे पहले देखिए कौन सा खाना कॉन्साइड कर रहा है। तो पहला तो यहाँ है, नहीं कर रहा है, दूसरा यहाँ है, नहीं कर रहा है, तीसरा यहाँ है, नहीं कर रहा है, चौथा यहाँ यहाँ नहीं कर रहा है, और पांचवा कर रहा है। पांचवा देखिए हूबहू कर रहा है, हूबहू कर रहा है ना, एक के ऊपर एक हूबहू नीचे है। तो इस केस में जो है इसमें भी 5 इंटू लीस्ट काउंट निगेटिव 0 एरर होगा। यानी अगर इस तरह के वर्नियर से हम रीडिंग ले रहे हैं, तो रीडिंग करना भी बता रहे हैं, तो रीडिंग कर लेंगे और फिर उसमें 5 इंटू लीस्ट काउंट ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही ना? और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या है ये भी समझा रहे हैं और रीडिंग लेना समझा रहे हैं। तो बाकी 0 एरर तो आप समझ गए, समझ में आ गया 0 एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है ना? अच्छा, अब वही बात यहाँ रिटेन है। पॉजिटिव 0 एरर क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincided by the mean scale into least count, ये पॉजिटिव 0 एरर है। और निगेटिव 0 एरर क्या है, टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincided with the मेन स्केल into लीस्ट काउंट। निगेटिव 0 एरर निकालना है तो सबसे पहले टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल की निकालिए।
तो इस केस में टोटल डिवीजन के अगर नेगेटिव जीरो एरर निकालना है तो पहले टोटल डिवीजन निकालिए। तो टोटल डिवीजन 10 था और पांचवा कॉन्साइड किया ना, तो 10 - 5 क्या होगा, 5 होगा। 5 इंटू लीस्ट काउंट इसमें भी होगा, 5 इंटू लीस्ट काउंट इसमें भी होगा। जीरो एरर बात समझ में आ रही ना। अगर निगेटिव जीरो एरर है तो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये निकालने के लिए आप देख लेंगे कि भाई इधर है कि इधर है। अगर इधर है, वर्नियर का जीरो इधर है तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर वर्नियर का जीरो इधर है तो निगेटिव जीरो एरर, ठीक है ना। अब पॉजिटिव जीरो एरर है तो कौन सा खाना कॉन्साइड कर रहा है, इंटू लीस्ट काउंट। और निगेटिव जीरो एरर है तो टोटल नंबर ऑफ खाना माइनस कौन सा खाना कॉन्साइड कर रहा है, इंटू लीस्ट काउंट। बात समझ में आ गई। इतनी बात सबको 100% समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, बोलो बेटा। हम पूछ देंगे, पास है ना। पास एकदम धीमे धीमे चलना है इस बैच में। इस बैच में धीमे धीमे चलना है, 2-3 चैप्टर चलेंगे। और आप देखिए धीमे चलने पर भी 1 यूनिट बढ़िया से आपका 20 दिन में हो जा रहा है, बहुत धीमे चलने पर भी। तो भी तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, 7 महीने में आपका हो जाएगा, है ना। उसके बाद घर के 3-4 बार रिवाइज कर दिए तो कहाँ सवाल आएगा, सब सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए करेक्ट रीडिंग क्या होगी, रीडिंग माइनस जीरो एरर। करेक्ट रीडिंग क्या होगी, रीडिंग एक्चुअल रीडिंग जो अभी लेना हम सिखा दे रहे हैं, माइनस जीरो एरर, ठीक है ना। तो अगर निगेटिव जीरो है एरर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निगेटिव में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए द जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग टू गेट द करेक्टेड वैल्यू। जीरो एरर को हमेशा रीडिंग से हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं ट्रू वैल्यू पाने के लिए, ठीक है ना। निगेटिव जीरो एरर में, जीरो एरर निगेटिव में आता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा। और पॉजिटिव जीरो एरर में, जीरो एरर पॉजिटिव में आता है, मत करिए, बात नहीं करिए बेटा, गैप बना के बैठिए, बात एकदम नहीं करिए। और पॉजिटिव जीरो एरर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं केवल मेरी ही बात को सुनिए और मेरी ही बात की पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए, तो ये पार्ट तुरंत ही तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, ये देखिए अब जीरो एरर इन स्क्रू गेज बता रहा है। अगर स्क्रू गेज है तो जीरो एरर कितना होगा, अगर स्क्रू गेज है तो जीरो एरर कितना होगा। तो देखिए स्क्रू गेज में क्या होता है कि एक मेन स्केल होती है और एक सर्कुलर स्केल होती है। जैसे अभी आपको फिगर करके दिखा रहे हैं, इसके बाद है बेटा, इसके बाद उठना यहाँ पे स्क्रू गेज और वर्नियर एक बार लोड कर देना, तब रीडिंग लेना हम तो सिखा देंगे एक बार, तब सवालों पे आएंगे, ठीक है ना। स्क्रू गेज में क्या होता है कि एक मेन स्केल होती है और एक सर्कुलर स्केल होती है, ठीक है ना। जब नॉर्मल कंडीशन में स्क्रू गेज होता है तो सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो ऊपर नीचे होता है, कोइंसाइड करता है, एक ही साथ होता है, दोनों का जीरो एक जगह होता है। लेकिन जब कोई चीज मेजर करनी होती है तो स्क्रू गेज को हम टर्न करते हैं तो उसके बीच का गैप बढ़ता है, ठीक है ना। उस गैप में कोई भी बॉल या कोई भी गुटका या कोई भी चीज रख देते हैं और फिर स्क्रू गेज को कस देते हैं, ठीक है ना, कस देते हैं। और फिर उसके बाद हम वहां से रीडिंग निकालते हैं, अभी हम निकालना डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आप पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर को समझ लीजिए, ठीक है ना। स्क्रू गेज में पॉजिटिव एरर कब होता है, स्क्रू गेज में इस केस में देखिए ये है जीरो ऑफ द मेन स्केल, ये जीरो ऑफ द मेन स्केल है। तो अगर इसमें एरर नहीं है तो जीरो ऑफ द मेन स्केल, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड करना चाहिए ना बेटा। लेकिन इस केस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इस केस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये मेन जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द जीरो ऑफ द मेन स्केल। ये जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो मेन स्केल के जीरो के ऊपर है। मेन स्केल का जीरो कहाँ है, यहां पे है। और कायदे से इसको आइडियल केस में इसके सामने होना चाहिए, कायदे से इसको इसके सामने होना चाहिए आइडियल केस में, ठीक है ना। मतलब जब इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव नहीं है तो मेन स्केल का जीरो या रेफरेंस लाइन ये है, इसी रेफरेंस लाइन के पास यहाँ पे जीरो होना चाहिए सर्कुलर स्केल का, जो इस केस में नहीं है। आप देख रहे हैं नहीं ना है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द जीरो ऑफ मेन स्केल। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि निगेटिव जीरो एरर है। और अगर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल यहां है, इस केस में जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कहां है,
इस केस में जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कहाँ है? यहाँ है। अरे क्या हो रहा है? इस केस में जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कहाँ है बेटा? यहाँ पे है। और मेन स्केल या रेफरेंस रेफरेंस जो है उसके ऊपर है। मेन स्केल या रेफरेंस स्केल कहाँ है? उसके ऊपर है। अगर डिफेक्टिव नहीं होता इंस्ट्रूमेंट तो ये जीरो और ये जीरो दोनों कोइंसाइड करता। बात समझ में आ रही ना? और यहां भी करता, लेकिन यहां भी डिफेक्टिव है, वहां भी डिफेक्टिव है। जब ये जीरो नीचे होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। जब ये जीरो सर्कुलर स्केल का नीचे होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। यानी एक्चुअल रीडिंग करके, जो अभी रीडिंग करना हम आपको सिखा रहे हैं, एक्चुअल रीडिंग करके हम जो है जीरो एरर को माइनस करेंगे। और इस केस में अगर जीरो ऊपर है सर्कुलर स्केल का तो एक्चुअल रीडिंग करके जीरो एरर को हम ऐड करेंगे। दोनों केस में सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन नेगेटिव जीरो एरर नेगेटिव में पॉजिटिव आता है। बात समझ में आ रही ना? एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है यहां तक की बात। अब देखिए इस केस में कितने डिवीजन ऊपर है? एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, ठीक है ना? तो तीन डिवीजन ऊपर है तो कितना ऐड करेंगे? तीन डिवीजन 3 इंटू लीस्ट काउंट। तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.001। लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.001 स्फेरोमीटर का। तो इस केस में कितना निगेटिव जीरो एरर ऐड करेंगे? इतना ऐड करेंगे, ठीक है ना? अब यहां पे आप देखिए तो कितना नीचे है? ये जीरो, ये है 1 2, 2 है ना? इस केस में देखिए कितना है? 1 2, 2 है। तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीरो एरर फॉर स्क्रू गेज। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ये नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल और मेन स्केल में कितना डिफरेंस है इनटू लीस्ट काउंट, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है ना? तो इस केस में देखिए कि कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है बेटा। इस केस में 2 का डिफरेंस है ना, 2 खाना नीचे है तो 2 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालना भी हम सिखा देंगे आपको, ठीक है ना? कुछ लोग को बताए भी हैं हम कल। तो अब देखिए अगर निगेटिव जीरो एरर है, टोटल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल जैसे वहां माइनस किए थे, माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। टोटल कितने डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल में न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, और फिर कितना कोइंसाइड कर रहा है, कितना ऊपर या नीचे है, ये आपको फिगर में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। उसको माइनस करके इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालना सिखा दें, मेजरमेंट कराना सिखा दें, तो जीरो एरर को आप कैसे हैंडल करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर के इफेक्ट को कैसे नलीफाई करेंगे, ये तो आप सीख ही गए हैं। बस समझ में आई? अब बस आपको हम मेजर करना सिखा दें और लीस्ट काउंट निकालना बता दें, ठीक है ना? तो इस तरीके से करेक्ट रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग माइनस जीरो एरर। करेक्ट रीडिंग क्या होगी? एक्चुअल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो ऐड हो जाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस हो जाएगी। अब जीरो एरर नेगेटिव या पॉजिटिव कब होता है और कैसे उसको हम उसके इफेक्ट को खत्म करते हैं टू रीडिंग प्राप्त करने के लिए, तो आपको सिखा दिया। अब रीडिंग कैसे करते हैं और लीस्ट काउंट कैसे कितना कितना होता है दोनों इंस्ट्रूमेंट का, ये पता लग गया है तो आपके सारे सवाल लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है बेटा? बोलो, स्पष्ट है? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये स्क्रू, ये आपका क्या है? ये आपका स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज में क्या होता है कि ये यहां से आप घुमाते हैं, अभी आप प्रैक्टिकल इसका करेंगे 11th में। यहां से आप टर्न करते हैं तो ये सर्कुलर पार्ट क्या होता है? मूव करता है, रोटेट करता है। और यहां पे क्या होता है? ये क्या होता है? मेन स्केल होती है। नॉर्मल स्केल आपके पास है सेंटीमीटर स्केल, वो सेंटीमीटर स्केल ये है। और ये क्या है? सर्कुलर स्केल है। एक बात समझ में आ गई? जब इसके बीच कुछ भी नहीं रखा होता है, इस जॉज के बीच जब कुछ भी नहीं होता है, ये कार्बाइड जॉज हैं, इनके बीच जब कुछ नहीं होता है, कोई चीज नहीं होती है, तो ये पूरा का पूरा आपस में सटा होता है, कोइंसाइड करता है। और अगर इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव नहीं है तो इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड करेगा। बात समझ में आ रही ना? और जब इसके अंदर आप कोई चीज रख दिए मेजर करने के लिए, कोई पार्ट रख दिए, तो वो पार्ट भी तो जगह लेगा ना, वो पार्ट जगह लेगा ना। तो इसको फिर जब स्लाइड करते हैं तो क्या होता है? ये पीछे आता है, ये पीछे आता है।
तो जितना ये पीछे गया, कुछ तो इसकी रीडिंग पूरी ऐसे मेन स्केल पे दिखी जाती है, मेन स्केल पे कुछ इसकी रीडिंग दिखी जाती है, और फिर सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग दिखती है इनटू लीस्ट काउंट करके इसकी ट्रू रीडिंग निकाल लेते हैं। जैसे जब इसके अंदर कोई पार्ट रखे तो इसको पीछे स्लाइड करेंगे ना बेटा, तभी तो होगा। तो स्लाइड करने में जितनी मेन स्केल पे रीडिंग है उतना मोटा तो वो है ही, उतनी तो उसका मोटाई है ही। मान लीजिए कोई बॉल रखे, कोई गुटका रखे, उसका डायमीटर निकालना है, यहाँ पे रख दिए, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको चीज क्लियर होगी। यहाँ पे कोई चीज रख दिए तो ये चीज पीछे जाएगा, ये चीज पीछे जाएगा, तो जो मेन स्केल रीडिंग आया उतना तो पीछे गया ही, और प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। देखिए इन सब इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, पहला प्रश्न ये है, क्योंकि हमको और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना हमको आए। बात समझ में आ रही ना? नॉर्मल लाइफ में इतने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं रहती है। आप मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदने आते हैं, कोई मान लीजिए आप छड़ी खरीदने गए और 4 मीटर की छड़ी खरीदे आप, मान लीजिए 2 मीटर की छड़ी खरीदे, तो अगर मान लीजिए छड़ी आपको 1 मीटर क्या कहते हैं 0.2 मिलीमीटर कम छोटी मिल गई तो झगड़ा नहीं करते हैं ना आप। इन सब बात के लिए आप टेंशन नहीं लेते ना, इतना तो नॉर्मल लाइफ में हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी इतने माइक्रो लेवल के मेजरमेंट भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल जो सेंटीमीटर स्केल है वो सबसे छोटा कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर से भी छोटा डिस्टेंस है तो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल नहीं मेजर कर पाएगा। तो इसके लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका रिजोल्यूशन और कम हो और माइन्यूट रिजॉल्व कर सके वो, ठीक है ना। तो उस ऐसे 2 इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में हैं, एक है वर्नियर कैलिपर्स, एक है स्क्रू गेज, ठीक है ना। इनका लीस्ट काउंट मतलब 2 खानों के बीच की मिनिमम दूरी, तो लीस्ट काउंट नॉर्मल स्केल का क्या होता है 1 मिलीमीटर, लेकिन इनका लीस्ट काउंट और कम होता है, वर्नियर का 0.1 मिलीमीटर, ठीक है ना। नॉर्मली वर्नियर का 0.1 मिलीमीटर, इस स्क्रू गेज का और कम 0.01 मिलीमीटर। मतलब उतना शॉर्ट डिस्टेंस भी एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं, उतने शॉर्ट डिस्टेंस को भी आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं इन दोनों की मदद से। तो अभी कैसे करते हैं ये आपको स्फेरोमीटर का बता ही दे रहे हैं, फिर हम उसका भी बता देंगे वर्नियर का। और सवाल बड़े आसान आते हैं इसके सवाल एकदम लड्डू छाप आते हैं, ठीक है ना, सब लग जाएंगे। बस आपको 2-3 चीज पता हो, फॉर्मूला पता हो, खटाक से आप पुट करेंगे, फट से क्वेश्चन आ जाएगा। जब ये इसके अंदर कुछ नहीं रखा था तो ये दोनों आपस में सेट था, इसमें कोई स्पेसिंग नहीं थी। अब जब कोई ऐसा मान लिया स्फीयर रख दिया, मोटाई रख दिया, तो पीछे आएगा। तो मेन स्केल पे जितनी मोटाई आई वो उतनी मोटाई तो है ही, लेकिन उसके अलावा कितना है ये निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि कितना लीस्ट काउंट से क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन को सर्कुलर स्केल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे आपका फिर ट्रू रीडिंग आ जाती है। और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर है तो शुरू में ही देख लेते हैं, शुरू में ही पता लग जाता है। इसको पूरा तरीके से हटाने पर अगर 0-0 कॉन्साइड कर दिया तो इसका मतलब जीरो एरर नहीं है, और अगर कॉन्साइड नहीं किया तो यानी पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर है। और किस तरह से आगे या पीछे है, इसका 0 है इसका 0, उस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड कर लेते हैं। और फिर जो आपने ट्रू रीडिंग करते हैं तो पॉजिटिव जीरो एरर है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ट्रू रीडिंग से, जो मतलब ऑब्जर्व रीडिंग से पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर दें, ट्रू रीडिंग आ जाती है। और अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो क्या करते हैं, तो उसको फिर प्लस कर देते हैं तो ट्रू रीडिंग आ जाती है। बस यही है। अब प्रश्नों को लगाइए, आपका दिमाग एकदम खुलता जाएगा, प्रश्न बड़े आसान आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए आप बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स और लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। ये मैं 2 चीज आपको समझा दे रहा हूं, खूब ध्यान से देखिए। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये लीस्ट काउंट होता है, ये लीस्ट काउंट होता है। मतलब इतनी दूरी तक, ये मिनिमम इतनी दूरी तक नाप सकता है, इससे कम दूरी है तो ये नहीं नाप पाएगा। जैसे एक नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल कितना नाप लेगी 1 मिलीमीटर, तो वर्नियर स्केल कितना नाप लेगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपके न्यूमेरिकल में दिया होगा कि 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ऐसे दे देगा। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with
9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ऐसे दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब यही है ना, न्यूमेरिकल में अगर ऐसा दे, कोई जरूरी नहीं कि यही दे, इसके अलावा भी कुछ देगा तो उससे आप निकाल लेंगे कि एक वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है, ठीक है ना। और फिर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये बात आपको क्वेश्चन में दी होगी, कितना डिवीजन कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। तो उससे आपको एक वर्नियर स्केल कितना मेन स्केल है ये निकल जाएगा, एक वर्नियर स्केल मेन स्केल कितने के बराबर ये निकल जाएगा। फिर लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 मेन स्केल डिवीजन। ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स का ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ठीक है ना। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर निकालना सिखा दें। तो स्फेरोमीटर के केस में तो रीडिंग करना हम आपको सिखा चुके हैं, एक बार सवालों के माध्यम से फिर से बता देंगे, है ना। तो अब आप देखिए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ऑफ स्फेरोमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। ये सब ध्यान दीजिएगा, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर क्या होता है, पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल दिया होगा आपको क्वेश्चन में, ये आपको दिया होगा, ठीक है ना। अब पिच क्या होता है ये देख लीजिए। पिच होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे सर्कुलर स्केल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जैसे मान लीजिए रोटेट करेंगे, जैसे अभी स्पेरोमीटर्स के पहले आपको मैंने दिखाया कि उसमें एक सर्कुलर स्केल होती है, सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो आगे पीछे आती है, सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो आगे पीछे आती है। तो टोटल डिस्टेंस जो मेन स्केल पे चलेगी, टोटल डिस्टेंस जो मेन स्केल पे सर्कुलर चलेगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। तो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि बाय गिविंग 2.5 रोटेशन, by giving 2.5 rotation the circular scale moves by a distance of this। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, ठीक है ना। एकदम साफ साफ सारी बातें दी, न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं। हाँ पिच निकालना पड़ेगा, पिच दिया भी हो सकता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट भी दे सकता है। और अगर डायरेक्ट नहीं देगा, अभी क्वेश्चन लगाइएगा देखिएगा, अगर डायरेक्ट नहीं भी देगा तो ये बोल देगा पिच बोलेगा कि बाय 2.5 रोटेशन द सर्कुलर स्केल मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है ना। तो पिच कैसे निकलता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल बाय सर्कुलर स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। या तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ही पिच दे देगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये और ये डाटा दे देगा, ये और ये डाटा दे देगा, पिच निकल जाएगा। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ये भी दिया होगा, तो इससे आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो वर्नियर का और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना आप सीख गए आप लोग। क्वेश्चन आप ही लगाएंगे, क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे, इस पार्ट का बहुत आसान आता है, क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे, आप ही को लगाना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ क्वेश्चन आप ही बताएंगे, नहीं तो फिर हम फिर से बताने लगेंगे पलट के, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, जीरो एरर इन स्क्रू गेज। ये इसको हमने डिटेल में बता दिया, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स और जीरो एरर इन स्क्रू गेज, इसको मैंने डिटेल में बता दिया ना बेटा। तो इस पार्ट को नहीं बताना है। अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, आप समझे हैं कि नहीं वो क्वेश्चन से आप हमको बताएंगे, नहीं तो हम फिर से रिपीट कर देंगे वही सब बात, है ना। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है। क्वेश्चन देखिए, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। देखिए इधर देखिए, अरे ठीक है, नहीं ठीक है। उसके बाद इसका यहां भी तो एक बार कल यही बात हुई थी ना। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। फिर कह रहा है इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल
coincide with 18 small division of the main scale, what will be the least count of the calipers? कौन बताएगा? हाँ उठाइए, जल्दी बताइए। सॉल्व नहीं करना, हमें बताइए कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। हाथ उठाइए। अभी हम फिर से पढ़ाने लगेंगे, इतने कम लोग हाथ उठाएंगे तो। लीस्ट काउंट बताना है, और उसमें बोला है कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 18 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। हाँ चलो बेटा बताओ एक बार, तुम तो बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया। ये देखिए, इसमें कह रहा है कि लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का क्या होता है? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। यही बात ना बताए हैं? यही बात बताए हैं। और न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 18 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यही ना न्यूमेरिकल में दिया है। इसका मतलब है कि एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा? 9/10 मेन स्केल। यही ना होगा बेटा? एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा? 9/10 मेन स्केल। यही होगा। ये बात क्लियर हो रही है? अब लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल क्या है? 9/10 मेन स्केल। यही ना है? तो ये हो जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होगा? 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन क्या है? बोलो, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो यानी कि मेन स्केल डिवीजन क्या है? मेन स्केल डिवीजन एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट में कर रहा है, तो सेंटीमीटर में ही सीधे निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट, एक मिनट, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना? तो यानी कि मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? 1/10। 1/10। तो मेन स्केल डिवीजन जब यहां पुट करेंगे 1/10, तो ये हो जाएगा 0.01। ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि मेन स्केल, आप जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं, वो कितने मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है? कितने सेंटीमीटर तक? 0.1 सेंटीमीटर तक। 0.1 सेंटीमीटर से छोटी दूरी तो नहीं मेजर कर सकता है ना? यानी 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। और ये कितना मेजर कर लेगा? ठीक है ना? क्लियर है? तो यानी कि जब इतना कम डिस्टेंस मेजर कर लेगा, तो सुनिए, तो उतने शॉर्ट डिस्टेंस को भी हम एग्जैक्ट तरीके से बता सकते हैं कि एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितना है। बात समझ में आई? अब इस नुक्ताचीनी की नॉर्मल लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। लेकिन भाई डिस्टेंस तो डिस्टेंस है ना, 10⁻⁻6 मीटर भी तो डिस्टेंस है। अगर वहाँ भी एक्यूरेसी चाहिए तो थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है ना? तो लीस्ट काउंट ऐसे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो बेटा, इसमें दिया है द nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। nth डिवीजन जो मेन स्केल का है, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, और 1 मेन स्केल डिवीजन a यूनिट्स है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर्स कौन लगा देगा? उठाइए, लीस्ट काउंट कौन लगा देगा? अब इतने कम लोग अगर हाथ उठाएंगे तो भी हम फिर से पढ़ाने लगेंगे, इसको फिर से पढ़ाने लगेंगे। तुम कर दोगे बेटा? चलो बेटा बताओ कैसे करोगे। हम्म। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, बढ़िया। सिंपल चीज, इतनी बात नहीं बोल पाओगी? वर्ड्स कैसे नहीं? इतने अच्छे वर्ड्स बोली थी पहले दिन। एक्सप्रेशन तो सबसे अच्छा इनका है, एकदम हृदय से निकलता है। इतनी बात नहीं बोल पाइएगा?
देखिए कह रहा है कि nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी n मेन स्केल बराबर n प्लस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। दिस इंप्लाइज दैट 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल। बात समझ में आ गई ना बेटा? और लीस्ट काउंट का सीधे सीधे फॉर्मूला देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। नीट के इजी क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो इतना आसान नहीं आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आसान भी होते हैं ना, तो इजी में से ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये है n अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल, और मेन स्केल कितना दिया है? a दिया है, तो यानी हाँ a अपॉन n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। सबको समझ में आया बेटा? बोलो बेटा, क्लियर है? लीस्ट काउंट निकालना सीख गए हैं? बोलो भाई, स्पष्ट है? एकदम एकदम साफ है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, a spherometer has 100 equal division, a spherometer has 100 equal division marked along the periphery of its disk, यानी नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 100 है, और marked along periphery of the disk and one full rotation of the disk advances on the main scale by इतना सेंटीमीटर। ये पिच नहीं गिवन है, ये कितना डिस्टेंस मूव करता है रोटेशन से, ये दिया। हाँ, इससे आप पिच निकालेंगे। पिच बराबर कितना होगा? डिस्टेंस मूव्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन क्या है? 1, तो पिच हो जाएगा 0.01। ये पिच निकल गया। बात समझ में आ गई ना? और फिर पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द सिस्टम। तो लीस्ट काउंट मैंने क्या बताया था? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और ये नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है? 100। तो इसको जब आप पुट करेंगे तो पिच आ जाएगा 0.01 अपॉन 100। बात समझ में आ रही ना? 0.01 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए, एक स्फेरोमीटर जो है इस रेजोल्यूशन तक डिस्टेंस मेजर कर सकता है। 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? बोलो बेटा, 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। एक मीटर स्केल कहां तक कर सकता है? 0.1 मिलीमीटर, यानी 10 टू द पावर 0.1 मिलीमीटर तक कर सकता है। 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। मीटर स्केल कितना कर सकता है? 1 मिलीमीटर तक, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर तक कर सकता है। और ये कितना कर सकता है? 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर। और नॉर्मल स्केल कितना कर सकता है? 1 मिलीमीटर, यानी 1000 गुना ज्यादा क्लोज डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। 1 मिलीमीटर का 1000वां पार्ट भी स्फेरोमीटर से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ये कहने का मतलब। तो मेजरमेंट क्लोज हो गया ना? मेजरमेंट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। हाँ, एकदम विजन क्लियर करके रखो। और पहली बार पढ़ने में समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब अच्छे से समझोगे तो जान लो सेकंड डिवीजन में पहली बार करने का 20% टाइम लगेगा, अगर अच्छे से समझे हो। और थर्ड रिवीजन करोगे तो पहली बार करने का तुमको 8% से भी कम टाइम लगेगा। फिफ्थ रिवीजन में एक समय ऐसा आएगा कि 24 घंटे में पूरा तुम रिवाइज कर जाओगे। 24 घंटे के अंदर, एक दिन सुबह से शाम बैठोगे, पूरी नीट की फिजिक्स रिवाइज कर जाओगे, और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो उस तरह का दिमाग बन जाता है भाई। तुम बस पढ़ना रहेगा, ये है 50-60 पन्ने में एक आध बात ऐसी होगी डाउटफुल होगी, वहां थोड़ा 2 मिनट रुक के देखोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे, और तभी सिलेक्शन हो जाएगा, और तभी आपका चयन हो जाएगा। और IIT में भी यही बात है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो पहली बार अगर आपने अच्छे से किया है और पहली बार अच्छे से नहीं किया है तो आप क्या करेंगे? अच्छे से तो करना ही है, तो दूसरी बार में अच्छे से करेंगे, फिर टाइम उतना लेंगे। तो एक बार खूब अच्छे से एब्जॉर्ब करिए, एक एक बात को एलोबरेट करके पढ़िए, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ये बढ़िया सवाल है। लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज दिस। ये देखिए गैप कर दिया है 1/5 सेकेंड।
ये मिसप्रिंट हो गया है, मतलब मिस कर गया है। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड। द टाइम ऑफ 20 ऑक्सिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड्स। तो 20 ऑक्सिलेशन किसी पेंडुलम के हैं, उसको मेजर किया गया है 25 सेकेंड, और लीस्ट काउंट कितना है 1/5 सेकेंड, यानी 1/5 सेकेंड का एरर हो सकता है। लीस्ट काउंट इतना है, इसका मतलब यह है कि 1/5 सेकेंड आगे पीछे हो सकता है। बात समझ में आई? 1/5 सेकेंड की दूरी, 1/5 सेकेंड का टाइम आगे पीछे हो सकता है। लीस्ट काउंट का मतलब यही है ना? तो अब आप देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 1/5 सेकेंड, और टाइम ऑफ 20 ऑक्सिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर टू बी 25 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड जब वो मेजर करेगा तो उसमें 1/5 सेकेंड कम हो सकता है। भाई लीस्ट काउंट ही इतना है, 1/5 सेकेंड के बीच की दूरी के बारे में ये कुछ नहीं बता पा रहा है बेचारा स्टॉप वॉच, ठीक है ना? तो अगर 25 सेकेंड मेजर किया तो 1/5 सेकेंड एम्बिगुअस रहेगा। 1/5 सेकेंड भी तो एक टाइम होता है, हालांकि इतने की नॉर्मल लाइफ में क्या जरूरत है, लेकिन 1/5 सेकेंड भी तो एक टाइम है। 10⁻⁻8 सेकेंड भी तो एक टाइम है कि नहीं? तो अगर वो 25 सेकेंड मेजर किया तो 25 सेकेंड मेजर किया तो 1/5 सेकेंड की एम्बिग्विटी रह सकती है। MS धोनी भी 1/5 सेकेंड में स्टेपिंग कर देंगे। अच्छा, 0.01 सेकेंड में किया है, और ये कितना आ रहा है 0.2। हाँ, नहीं तो रिफ्लेक्स एक्शन में तो ऐसा होता ही है, रिफ्लेक्स एक्शन में उससे कम टाइम में हो ही जाता है। जैसे आपके आंख में मक्खी आई तो खट से आपका हाथ कब मक्खी पे मार देता है, आप सोच के थोड़ा मारते हैं, वो तो रिफ्लेक्स एक्शन है। गाड़ी आप 120 की रफ्तार चला रहे हैं, एकाएक कोई चीज़ खतरनाक आ गई तो आप थोड़ा सोचते हैं कि, दिमाग थोड़ा सोचता है कि खतरनाक चीज़ आ गई, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे बचना चाहिए, चलो बचो। ऐसे करेंगे तब तो गए, वो तो रिफ्लेक्स में ही आप मोड़ देते हैं। अरे ठीक है, अच्छे, बढ़िया है। तो अब देखिए, अब ये देखिए 1/5 सेकेंड का अंतर हो सकता है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, परसेंटेज एरर पूछ रहा है। 0.2, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1/5/25 इंटू 100 परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो परसेंटेज एरर मतलब सबसे पहले आप फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर 1/5 दिया है अपॉन ट्रू वैल्यू, यानी 25। इतना एरर हो सकता है मीन एब्सोल्यूट, और इतना टोटल क्या कहते हैं, ये ट्रू वैल्यू है। 25 सेकंड मेजर किया है, और 25 सेकंड मेजर करने में इतना एरर हो सकता है, तो 1/5 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 चौके 100, और यानी 4/5, ये फ्रैक्शन एरर हो गया। एक मिनट, ठीक है, आंसर ठीक बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन एरर, और फ्रैक्शनल को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 20 100, 20 चौके 80, यानी ये क्या आ रहा है? अच्छा, ये 1/5 नीचे है, रुक जाइए, इसको कटे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 1/5 इंटू 25, बात समझ में आ रही ना? ये आपका हो गया फ्रैक्शन एरर, और फ्रैक्शन एरर इंटू 100, फ्रैक्शन एरर इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो गया। तो ये हो गया 25 चौके 100, और 4/5 यानी 0.8% का एरर अवश्यंभावी है इस स्टॉप क्लॉक से। इस स्टॉप क्लॉक से 0.8% का एरर हो सकता है, अगर इसका लीस्ट काउंट इतना है। लीस्ट काउंट इतना है और इतना टाइम को मेजर कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो एरर हो सकता है वो 0.8% हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, एकदम साफ है? 100% क्लियर हुआ कि नहीं ये चीजें? बोलो, 100% चीज क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, पास है? आपका तो पहले से ही क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब देखिए, एक छोटा सवाल दिया है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर शोन इन फिगर? पिच ऑफ द स्क्रू गेज दिया है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 दिया है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना दिया है? 50 दिया है। और पिच पिच दिया है, क्या कहते हैं,
व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर शोन इन द फिगर, पिच ऑफ स्क्रू गेज दिया है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल दिया है 50, तो लीस्ट काउंट इससे निकल जाएगा। लीस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, तो पिच भी दिया है ये भी दिया है तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा, ये ना बताए हैं, तो लीस्ट काउंट निकल गया। ठीक, अब आप ये देखिए, इधर देखो बेटा, अब आप ये देखिए कि इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर है कि निगेटिव जीरो एरर है। देखिए अब देखिए एक बार कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। देखिए जीरो अगर नीचे होता है तो कौन सा जीरो एरर होता है, पॉजिटिव जीरो एरर होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे ना बेटा। अच्छा, अब आप देखिए इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। जैसे ये आपका ये लाइन जो है ये मेन स्केल का जीरो है, तो जब इसको पूरी तरीके से स्क्रू गेज को आपस में से जॉस को सटाए तो हमने ये पाया कि मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल के जीरो में फर्क है। और कितना फर्क है, पांचवा खाना कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा खाना कोइंसाइड कर रहा है, पांचवा, पांचवा कोइंसाइड कर रहा है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि इसमें और नीचे है जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है। और पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, 5 इंटू, हाँ जीरो, रुक जाइए यहां देखिए, पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, एरर कितना है यहाँ पे, 5 इंटू लीस्ट काउंट, 5 इंटू लीस्ट काउंट, इतना है। बात समझ में आई। और लीस्ट काउंट के बारे में सारा डाटा क्वेश्चन में दिया है, पिच बाई 50 दिया है ना बेटा। तो ये पॉजिटिव जीरो एरर इतना आ गया, 5 इंटू लीस्ट काउंट कर लेंगे आप, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। तो उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि डायमीटर इसका पूछ रहा है। अब पहले तो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया, तो इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। और पॉजिटिव जीरो एरर कितना है ये आपने निकाल लिया, ये आपने क्या किया, निकाल लिया। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद इसके बीच एक ऐसे स्फेरिकल बॉल रख दिया, स्फेरिकल बॉल रख दिया तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अब स्फेरिकल बॉल का डायमीटर नापना है, तो यहां से यहां तक तो पहले स्पेसिंग क्या थी, जीरो थी, पहले स्पेसिंग जीरो थी। अब यहां से यहां तक तो एकदम मेन स्केल पे ही हम नाप ले रहे हैं, यहां से यहां तक मेन स्केल पे ही नाप ले रहे हैं। तो कितना नाप ले रहे हैं, 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर मेन स्केल पे ही नाप ले रहे हैं, 1.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हम नहीं नाप पा रहे हैं मेन स्केल की मदद से, क्योंकि मेन स्केल का लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। तो उससे कम डिस्टेंस नहीं नाप पा रहे हैं। लेकिन 1.2 सेंटीमीटर तो इसकी मोटाई साफ साफ दिख रही है, ठीक है ना। तो कोई भी आंसर देखिए 1.2 में ही है, कोई भी आंसर 1.2 में ही है। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, अब देखिए इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालनी है। किसकी रीडिंग निकालनी है, इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो पॉजिटिव जीरो एरर है, तो आपका जीरो एरर यहां से आ गया, 5 इंटू लीस्ट काउंट, 5 इंटू लीस्ट काउंट। अब देखिए कितना ये कॉन्साइड कर रहा है, कितना कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा 14वां कॉन्साइड कर रहा है, 14 कॉन्साइड कर रहा है ना, 14 ही साफ दिख रहा है। तो अब इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई 1.2 सेंटीमीटर प्लस 14 इंटू लीस्ट काउंट, ये आ गई 1.2 सेंटीमीटर प्लस 14 इंटू लीस्ट काउंट, ये रीडिंग आ गई। तो ये ऑब्जर्व रीडिंग आई, लेकिन इस रीडिंग में डिफेक्ट है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में ही डिफेक्ट है। और डिफेक्ट कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो -5 इंटू लीस्ट काउंट। बात समझ में आ रही है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू रीडिंग। ये क्या आ जाएगी, ट्रू रीडिंग। और ट्रू रीडिंग बराबर होगी 1.2 सेंटीमीटर प्लस 14 इंटू लीस्ट काउंट माइनस 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, इस चीज को मैं यहां ला रहा हूं, इस चीज को मैं यहां ला रहा हूं, तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ट्रू रीडिंग आ जाएगी
1.2 सेंटीमीटर और प्लस 14 माइनस 5 यानी 9 इंटू लीस्ट काउंट, 9 इंटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट यहां से निकाल लिए, पिच बाई 50 डिवीजन है ना, तो पिच कितना है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बाई 50, तो 1 मिलीमीटर को 1/50 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे, 1/500 हो जाएगा सेंटीमीटर में। बात समझ में आ रही ना। तो ये आपका पिच हो गया, तो 9 इंटू ये आपका लीस्ट काउंट हो गया, तो लीस्ट काउंट हो गया कितना 9/500 सेंटीमीटर। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कोई ना कोई आंसर मैच कर, फर्स्ट वाला मैच, हाँ तो आपका फिर आंसर, हाँ सेकंड वाला ना, तो ये आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको दिमाग में स्पष्ट हो गया। अब आपको दो बात आ गई कि रीडिंग कैसे लेंगे, बोलो बेटा, रीडिंग कैसे लेंगे, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, ये पता लग गया, और जीरो एरर को कैसे हैंडल करेंगे ये आपको आ गया, है ना। मैंने बताया था कि आपका सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर भी है, और चूंकि सिस्टमेटिक एरर का हमको रीजन पता है इसलिए हम उसको क्यूर कर सकते हैं, बताया था ना, मैंने बताया था। और उस टॉप 2 क्लॉक आपको जो मैंने दिखाया था, जो उस लड़के ने आंसर दिया था कि 2 क्लॉक में रीडिंग ये आ रही थी, तो उसमें जीरो एरर ही था, तो जीरो एरर को हम इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए क्लॉक बी को हमने प्रिफर कर दिया था। बात समझ में आई, क्योंकि भाई जीरो एरर तो हम इंप्रूव कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर का रीजन पता है तो हम ठीक कर सकते हैं। बाकी रीडिंग में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, इस बेसिस पे वाला क्वेश्चन लग गया था। बात समझ में आ रही ना। तो अब तक एकदम क्लियर है, बोलो बेटा, एकदम साफ है। चलिए, कॉन्सेप्ट एकदम एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, जेईई में भी पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा भी थोड़ा कि बिना पढ़े काम चलेगा, सिलेबस तो वही ना है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए नेक्स्ट चीज, ये वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल से अब इसी फिगर से मैं आपको रीडिंग करना सिखा दे रहा हूं, वर्नियर स्केल से इसी फिगर से रीडिंग करना सिखा दे रहा हूं। देखिए वर्नियर स्केल में ये होती है मेन स्केल। वर्नियर स्केल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ये मेन स्केल, ये क्या है मेन स्केल, और उसके नीचे क्या होती है, ये वर्नियर स्केल होती है, ये वर्नियर स्केल होती है। बात समझ में आई। सॉरी, ये देखिएगा कि इस वर्नियर स्केल को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, इस वर्नियर स्केल को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, और ये पूरा सेटअप है वर्नियर का। वर्नियर के सेटअप में एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, और वर्नियर स्केल को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वर्नियर स्केल के 2 खानों के बीच की दूरी मेन स्केल के 2 खानों के बीच की दूरी से कम होती है, ठीक है ना। वर्नियर स्केल के 2 खाने के बीच की दूरी मेन खाने के 2 मार्क की दूरी से कम होती है। बात समझ में आ रही ना बेटा, ये बात क्लियर है, बोलो भाई, स्पष्ट है। तो जब इसको ऐसे हम सटाते हैं, ये चीज स्लाइडिंग है, ये पार्ट क्या है स्लाइडिंग है, तो जब इसको हम ऐसे सटाते हैं तो क्या होता है, तो उस केस में अगर ये डिफेक्टिव नहीं है तो इसका 0 और इसका 0 कोइंसाइड करता है, ठीक है ना। अगर ये डिफेक्टिव नहीं है तो इसका 0 मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 ये है, मेन स्केल का 0 ये है। अगर ये डिफेक्टिव नहीं है तो कोइंसाइड करता है, लेकिन इस केस में क्या है, ये डिफेक्टिव दिखा रहा है, इस केस में क्या दिखा रहा है, डिफेक्टिव दिखा रहा है। इस केस में मेन स्केल के 0 से आगे वर्नियर स्केल का 0 है, यानी कि कौन सा एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है, पॉजिटिव 0 एरर है। तो पॉजिटिव 0 एरर है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहला उद्देश्य क्या है कि हम ट्रू रीडिंग ले लें, पहला उद्देश्य क्या है कि इस डिफेक्टिव वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग ले लें, और रीडिंग लेने के बाद पॉजिटिव 0 एरर को माइनस कर दें, बात खत्म, हमारी ट्रू रीडिंग आ जाएगी। बात समझ में आई। अब रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर से, इसको खूब बढ़िया समझिए। जब इसको स्लाइड करके बीच में कोई गुटका रख दिया, ऐसे मान लिया गुटका है, छोटा सा मान लिया कोई स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस निकालना है, तो उसको बीच में रख कर और ऐसे टाइट कर देते हैं, ऐसे टाइट कर देते हैं। पहले तो कोई स्पेसिंग नहीं थी,
और जब बीच में रखा तो ये स्लाइड कर गया, स्पेसिंग हो गई। अगर ये डिफेक्टिव नहीं है तो 0 0 पहले कॉन्साइड कर रहा था, है ना, तो इस केस में तो डिफेक्टिव है, तो 0 एरर हम अभी ठीक कर ले रहे हैं। अब जब इसको हमने स्लाइड किया तो बीच में गुटका आ गया, आ गया, आ गया ना बेटा। देखिए इधर देखिए, हंसिए नहीं उस पर, इधर देखिए। अब इसका हमको मोटाई नापनी है। अगर इसकी मोटाई नापनी है तो इसकी मोटाई कितनी होगी? मेन स्केल पे यहां से यहां तक की मोटाई तो साफ दिख रही है, यहां से इससे कम तो मोटाई नहीं है। ये 0 मिलीमीटर से 10 और ये 11 मिलीमीटर से कम तो मोटाई नहीं है। इसकी मोटाई 11 मिलीमीटर से कम तो नहीं है। तो इस जो मेन स्केल पे रीडिंग आई वो तो नोट कर लिया हमने, जो मेन स्केल पे रीडिंग आई वो तो हमने नोट कर लिया। ये जब इसको हमने स्लाइड किया तो कितना कितना ये दिखा रहा है? 10 11 11। अच्छा, वो 0 एरर ऐड करेंगे, 0 एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब जैसे, हाँ, तो अब आप देखिए इसमें, इसमें देखिए 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर। ये यहां से यहां तक मेन स्केल पे गए तो कैसे हुआ? यहां से यहां तक 10 मिलीमीटर, बोलो बेटा, यहां से यहां तक 10 मिलीमीटर, और प्लस 10 मिलीमीटर के बाद ये 11 मिलीमीटर, ये 11 मिलीमीटर हो गया ना बेटा, 11 मिलीमीटर हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, ऐसा है, ये वर्नियर का 0 यहां ना है, वर्नियर का 0 यहां ना है, और जब इसको ऐसे हम सटाए थे और ये ट्रू रहता तो 0 0 कॉन्साइड करता, तो वर्नियर का 0 जितना भागेगा उतनी मेन स्केल रीडिंग हो गई। तो जब इसको ऐसे किए थे तो 0 0 कॉन्साइड कर गया था, तो बीच में जब हमने कोई सामान रखा, कोई स्फेरिकल बॉल या गुटका रखा, तो वर्नियर का 0 जितना भागेगा उतनी तो मेन स्केल की रीडिंग होगी। ये बात समझ में आ गई ना? ये बात समझ में आ गई। तो वर्नियर का 0 यहां तक भागा है, देखिए यहां तक भागा है, यहां तक वर्नियर का 0 गया है, वर्नियर का 0 यहां तक गया। गौर से देखिए बेटा, ये क्या हो रहा है? वर्नियर का 0 यहां तक गया है ना बेटा, यहां तक गया कि नहीं गया है, बोलो। ओहो, वर्नियर का 0 यहां तक गया है कि नहीं गया है बेटा? और पहले वर्नियर का 0 इसके 0 से कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है ना। तो अब देखिए 10 11 12, 10 11 12 13, 13 और 14 मिलीमीटर के बीच है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 13 मिलीमीटर और 14 मिलीमीटर के बीच है। तो 13 मिलीमीटर तो पक्का है, 13 मिलीमीटर तो पक्का है, और 14 नहीं है। 13 और 14 के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? 13 और 14 की बीच की दूरी निकालना है, ये 13 और 14 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे? अब हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है। तो आप देखिए ये पहला वर्नियर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कॉन्साइड कर रहा है, आठवां कर रहा है ना? बोलिए, वर्नियर का कौन सा खाना कॉन्साइड कर रहा है इससे, बोलिए कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? देखिए ये वाला कॉन्साइड कर रहा है ना, हाँ यही वाला कॉन्साइड कर रहा है। कौन सा खाना है, काउंट करिए। अच्छा ठीक है, 7th खाना एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7वां खाना कॉन्साइड कर रहा है, कर रहा है ना बेटा? बोलिए, दिख रहा है साफ साफ, 7वां कॉन्साइड कर रहा है। तो इतना तो मेन स्केल पे रीडिंग आ गई, और उसके बाद जो खाना कॉन्साइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, ये आपकी ट्रू रीडिंग हमारी वर्नियर कैलिपर से आती है। बात समझ में आ गई। लेकिन चूंकि इसमें 0 एरर भी है, क्योंकि इसमें 0 एरर भी है, तो इस केस में इसका पॉजिटिव 0 एरर है, तो 0 एरर को माइनस कर देंगे। तो 0 एरर को माइनस करेंगे तो यहां पे आप देखिए
क्या कहते हैं, इस केस में देखिए, जब दोनों को सटाए थे तो इसका जीरो यहां था, इससे कॉन्साइड नहीं कर रहा था। तो देखिए कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला कॉन्साइड कर रहा है, ये कॉन्साइड कर रहा है, बोलो। एक दो तीन, तीसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है। तो अब आप देखिए 13 + 7 इंटू दिस -3 इंटू लीस्ट काउंट, तो जीरो एरर करेक्शन हो गया, जीरो एरर का करेक्शन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो समझ में आया क्लियर, तो जो आंसर आपका होगा वो आप मार देंगे। अब अंतिम समय तक हम कर नहीं रहे हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। बात समझ में आई। फिर से नेट सेल में देखिए, इस ये वर्नियर क्या है, डिफेक्टिव है। ये वर्नियर क्या है, डिफेक्टिव है। हेलो, हाँ, अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी फोन लगा लेंगे आपको, है ना। देखिए ऐसा है कि ये वर्नियर कैसा है, ये वर्नियर डिफेक्टिव है। ये वर्नियर कैसा है बेटा, डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव है और इसमें कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी कि हम इस डिफेक्टिव से पहले रीडिंग कर लें और फिर पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर दें, बात खत्म, ठीक है ना। अब पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, तो देखिए हम कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है इसमें, ये वाला कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला ठीक ऊपर नीचे है, ठीक है ना। तो जो खाना कॉन्साइड कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट, ये जीरो एरर हो गया। तो ये खाना कॉन्साइड कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और ट्रू रीडिंग निकालना है, तो देखिए मेन स्केल में वर्नियर स्केल का जीरो पहले इसके जीरो पे था, जीरो पे आइडल केस में होना चाहिए। तो वर्नियर स्केल का जीरो कहां तक गया, वर्नियर स्केल का जीरो कहां तक गया, बोलो बेटा, यहां तक गया, यहां तक। तो यहां तक गया तो 10 11 12 13, 13 तक तो पक्का है कि 13 मिलीमीटर से कम तो है नहीं, और 14 से ज्यादा भी नहीं है, और 13 से कम भी नहीं है। तो 13 मिलीमीटर हमने पुट कर दिया मेन स्केल, और प्लस कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट, ये इस डिफेक्टिव से रीडिंग आ गई, और डिफेक्टिव से रीडिंग को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बोलो बेटा, क्लियर है, 100% क्लियर है कि नहीं है, हाँ एकदम, एकदम आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, खटाखट एक कुछ सवाल है, मैं आपको ऐसे छोड़ दे रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, डिस्कस कर लेने हैं, सारे फंडे आपको हम बता चुके हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डिवाइड 10 इक्वल पार्ट्स, तो इससे हाँ, इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 19 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर्स। बड़े आराम से आप निकाल लेंगे, बहुत आराम से आ जाएगा, हो जाएगा ना, बोलिए एकदम हो जाए, एकदम हो जाएगा ना बढ़िया से, जल्दी बताइए, बीच में नहीं करिए ऐसे। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, if the number of division on the circular scale is 100 and the number of full rotation given to the screw is 8 and the distance moved on the screw is 4 मिलीमीटर, देखो तो पूछ रहा है लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, तो ये भी निकाल लेंगे आप लोग, सारा फंडा समझा चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, लग जाएगा। अब स्फेरोमीटर है इतना इक्वल डिवीजन मार्ड along the periphery of its disc and one full rotation of the disc advances by this, तो पिच निकल जाएगा, और पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, तो क्या हो जाएगा, तो उससे आपका लीस्ट काउंट ऑफ द स्फेरोमीटर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अभी क्लास जब खत्म होगी तो याद कर दीजिएगा, एक तो फोन करना है, इसको याद दिला दीजिएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब आया है प्रीवियस ईयर्स। अगर आप लोग 15 मिनट तक सहयोग करिए तो प्रीवियस ईयर सब कर दिया जाए, हैं? अरे ठीक है, इस पे क्या हुआ था, कर चुके थे तो क्या हुआ था कि करना है ना, यहाँ पे छोड़ के नहीं ना जाना है। हेलो, थोड़ी बाद में करते हैं, चलिए देखिए,
अब आइए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे। ये सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। जवाब कौन देगा? जवाब आपको देना है, अब बचने का मौका नहीं है, ठीक है ना? अब जवाब देना है। वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। एक पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे दिया है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे दिया है। देखो बेटा गौर से देखो, जहां ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी निकालना है। वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t दिया है, जहां ए बी सी कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ ए बी एन सी निकालना है। तो इसमें सीधा सा प्रिंसिपल क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन मीन्स सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एड और सब्ट्रैक्टेड। बताए थे ना? अरे चूहे को चूहे से ही जोड़ेंगे ना, कि हाथी से जोड़ देंगे? बोलिए, चूहे को चूहे से ही जोड़ेंगे, हाथी को हाथी से ही जोड़ेंगे। मोमेंटम को इंपल्स से नहीं जोड़ेंगे, मोमेंटम को फोर्स से नहीं जोड़ेंगे, मोमेंटम को मोमेंटम से ही जोड़ेंगे। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एड और सब्ट्रैक्टेड, ये फंडा है। तो उसी फंडे पे आप जब अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल दिस दिया है, तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि ए टी का डायमेंशन और b बाई टी प्लस सी का डायमेंशन किसके बराबर है? v के बराबर है। तो v का डायमेंशन के बराबर ए टी का डायमेंशन है, तो एल टी माइनस वन बराबर ए का डायमेंशन पूछ रहा है, ये टी पे पावर वन, तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू, ये ए का डायमेंशन हो जाएगा। बात समझ में आई? अब यहां पे देखिए, इस पार्ट को देखिए, टी को सी से ऐड कर दिया है, टी को सी से ऐड कर दिया, तो यानी सी का डायमेंशन बराबर टी का डायमेंशन, यानी टी पे पावर वन। ऐसे ही सवाल बड़े इजी आते हैं, आप जान लिए। मॉड्यूल में ज्यादा कराया जाता है, लेकिन ज्यादा करिए, ज्यादा करेंगे तो आपका दिमाग एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना? वो ज्यादा करने से ही आसान लगता है, अगर यही आसान सीधे करिएगा ना, वो कठिन लगेगा, वो कठिन लगेगा। बात समझ में आ रही ना? तो अब देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, डायमेंशन ऑफ b बाई टी, डायमेंशन ऑफ b बाई टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, भाई इसका पूरा डायमेंशन टाइम का हो गया, इसका डायमेंशन ऑफ b बाई टी बराबर डायमेंशन ऑफ v, और इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ v इंटू टी। v क्या है? एल टी माइनस वन इंटू टी, यानी डायमेंशन ऑफ b क्या है? l। बात समझ में आ रही ना? डायमेंशन ऑफ b क्या है? l। इस तरीके से गप से मारेंगे टप से आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ b क्या है? l, और डायमेंशन ऑफ a क्या है? एल टी माइनस टू। ऑप्शन देखिए, हाँ फर्स्ट वाला, ये एल टी माइनस टू ए का डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन एल आ गया, और सी का डायमेंशन टी आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। घप से मारेंगे टप से आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कौन देखो, क्वेश्चंस तो हमसे भी फंस सकते हैं, कोई थोड़ी देर बाद लगेंगे, लेकिन बेसिक्स अगर किसी आपका ठीक से नहीं क्लियर है तो मैं एकदम छोड़ने वाला नहीं हूँ। बेसिक्स एकदम क्लियर रखिए, क्या है, कैसे है, कहाँ से है, फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। प्रॉब्लम्स तो मान लीजिए एक आध दो फंस गए तो कोई बात नहीं है उसकी, तो किसी से भी हो सकते हैं, है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए और फिर मामला खत्म। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है? हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई। क्या जानते हैं? वी बाई आई होता है ना? और V क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? वर्डन अपॉन चार्ज इंटू आई, ठीक है ना? अब वर्कडन का डायमेंशन क्या होता है? वर्डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये वर्डन हो गया। और चार्ज का क्या होता है? आई टी। वो आई टी नहीं जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आई आई टी है। तो क्यू क्या है? क्यू क्या है? आई इंटू टी, ठीक है ना? और आई इंटू टी, तो
आई करंट का क्या है एम्पियर इंटू टी और इंटू आई का भी क्या है एम्पियर। तो अब देखिए इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा ml² T - 3 A - 2। कोई ऑप्शन है?